Hello everyone, welcome back to Fintech Tutorials. In this video, we will discuss principles and techniques as given by F.W. Taylor under Scientific Management Theory. In our previous videos, the link has been shared above. We have discussed bureaucratic and administrative theory as classified under the classical theory. In this video, we will cover scientific management theory. First of all, let us discuss some of the contributions given by the author, that is F.W. Taylor. He was an American mechanical engineer. He gave this theory, that is scientific management theory. According to him, he said scientific management means exactly humans को जो managers हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमें वर्कर्स से क्या काम कराना है एंड हमें ये देखना चाहिए कि वो उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं. दैट मीन्स वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट द मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं. इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे. अकॉर्डिंग टू हिम, ही बिलीव्ड कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी शुड फॉलो सम साइंटिफिक मेथड्स. वी शुड एवरी टाइम वी शुड फॉलो साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज के अंदर हमें ये पार्सल गोडाउन में शिफ्ट करना है. सो देर आर टू मेथड्स. हम ऐसे हेड पे उठा के वी कैन शिफ्ट इट टू द गोडाउन, और अदर मेथड इज हम इस ट्रॉले को यूज करके भी हम गोडाउन में शिफ्ट कर सकते हैं. सो ही सेड कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन शुड अडॉप्ट टू द साइंटिफिक मेथड्स. इसमें ही सजेस्टेड कि इफ अगर हम इस ट्रॉले को यूज करके गोडाउन तक अपना पार्सल को शिफ्ट कर देंगे तो टाइम भी कम लगेगा, एफिशिएंसी भी, ह्यूमन की जो टायर्डनेस है वो भी कम होगी एंड आउटपुट इफेक्टिवली जनरेट होगा. सो ही सेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन द प्रॉब्लम. हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हैं, उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखने चाहिए, उनको मेजर करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना चाहिए. ऑल्सो ही सेड किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो वन शुड अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स, नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब अडॉप्ट नहीं करना. रूल ऑफ थंब मीन्स वो मेथड्स जो मैनेजर्स पिछले बहुत सालों से अडॉप्ट करते आ रहे हैं. दीज मेथड्स आर डेवलप्ड ओवर द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर की पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. सो वो जो मेथड्स होते हैं उनको हम रूल ऑफ थंब कहते हैं. F.W. टेलर ने कहा कि रूल ऑफ थंब को मत अडॉप्ट करो, आप साइंटिफिक मेथड्स ढूंढो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फर्दर इन्होंने बोला कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस प्रॉब्लम को, उस एक्टिविटी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो सो दैट वर्क इफेक्टिवली कैरी आउट हो, टाइम कम लगे एंड आउटपुट इंक्रीज हो. ही ऑल्सो वॉन्टेड कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ शुड कोऑपरेट विद ईच अदर सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम अचीव कर पाएं. अब ये सारी बातें उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू डिस्कस करी. सो नाउ लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय F.W. टेलर. फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इसमें क्या होता है, जो भी मैनेजर्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से या अपनी पर्सनल जजमेंट को अप्लाई करके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने जूनियर्स को, और वो चीज़ ही जूनियर्स अप्लाई करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ थंब. तो इस रूल ऑफ थंब को अप्लाई करके हम आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे. F.W. टेलर ने क्या कहा, उस रूल ऑफ थंब को मत अप्लाई करो, आप साइंटिफिक मेथड्स ढूंढो. जो सबसे पहले जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो कि वर्क किस हिसाब से, उनके हिसाब से कैसे किया जा रहा है. उनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से जो भी बेस्ट मेथड है वो देखो. फिर उसके बेसिस पे रिसर्च करो, हिट एंड ट्रायल्स लगाओ एंड उसके बाद जो भी फाइनल होता है उसको एज अ स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करो एंड वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करो.
सो इनकी जो जजमेंट थी वो साइंस पर, इनके जो मेथड्स थे वो साइंस पर बेस्ड थे, नॉट रूल ऑफ थंब। इससे क्या होगा, ह्यूमन एफर्ट्स सेव होंगे, काम करने के तरीके में चेंजेस आएंगे, टाइम आपका सेव होगा एंड आपका इनपुट्स, आपके जो रॉ मटेरियल है वो भी सेव होगा। टेलर क्या बिलीव करते थे कि हर काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका, देयर इज ओनली वन बेस्ट वे मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ थंब। आज के टाइम में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप जितनी भी वर्क है उसको करने के काफ़ी सारे तरीके आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। सो इन टुडेज टाइम इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट रूल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है, हार्मनी का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़। कभी कभार क्या होता है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट, जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आपस में वर्क कर रही होती है, तो मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में क्वेरल कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड। सो ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओनर्स एंड वर्कर्स, मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, उनके आइडियाज़ के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर डिस्कॉर्ड होगा, अगर डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ होंगे तो उससे किसी को भी कोई मदद नहीं मिलेगी, ना ही वर्कर्स कुछ गेन कर पाएंगे, ना मैनेजर्स को कुछ मिलेगा एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। इसको ख़त्म करने के लिए, उनके बीच में डिस्कॉर्ड को ख़त्म करने के लिए टेलर बॉट मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या था, जो भी इस रेवोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, कंपटीशन को चेंज करके कॉरपोरेशन से काम करना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन ऐसे वर्क करोगे तो नहीं चलेगा, आपको ऐसे विद कॉरपोरेशन, ये मिडिल, ये मैनेजर है, ये वर्कर्स हैं, इनके साथ एक हार्मनी के साथ काम करना पड़ेगा, कॉरपोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने उसको गोल को अचीव कर पाएगी। एक एग्जाम्पल है, जापानीज़ का वर्क कल्चर कैसा है, जब भी जो वर्कर्स हैं वहाँ के, जब भी उनको कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो वो कैसे शो करते हैं, एक ब्लैक बैज वियर कर लेते हैं अपने हैंड पे एंड उससे वो ये शो करते हैं कि हम आपके ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे, हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो आप प्लीज़ सॉर्ट आउट करें। एंड जो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल है वो उस चीज़ को कंसिडर भी करती है एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करती है। सो बेसिकली वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, अपना अर्निंग्स को इंक्रीज करना। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोड्यूस ज़्यादा करना। तो अगर वर्कर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अर्न भी ज़्यादा कर पाएंगे एंड कंपनी अपना गोल अचीव कर पाएगी। सो दिस इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो प्रिंसिपल है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो पिछला जो हमने प्रिंसिपल किया था उसका जस्ट एक्सटेंशन है। इसमें क्या कहा, इसमें बेसिकली क्या कहा कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए जिसमें मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की भी बात सुने, उनसे सजेशंस ले एंड जो वो सजेशंस दे रहे हैं अगर वो उन्हें अच्छे लग रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दे, साथ में वो इम्प्लीमेंट भी करे। उससे क्या होगा, कॉस्ट डिक्रीज, सब्सटैंशियली जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी। एंड साथ में उन्होंने क्या कहा, एफडब्ल्यू टेलर ने, देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ को भी पार्ट बनाना चाहिए। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहते हैं, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की नीड्स का ध्यान रखा जाता है बाय एम्प्लॉयर। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, अल्टीमेट कंट्रोल मैनेजमेंट का ही होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट का इतना कंट्रोल है, बट वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बात सुनी जाती है, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है।
सो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि जैसे एक रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स का अपने चिल्ड्रन के साथ, बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप बिल्ड करना। चिल्ड्रन को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो उनके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। इन द सेम मैनर एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयर मेरे को कोई बात कह रहा है, वो अगर मेरे बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहा है तो वो मेरे बेस्ट के लिए ही है। एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स है उनको एड्रेस करना चाहिए। एक रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की तरह होता है इस पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में। इसमें थोड़ा बहुत काम हम एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करते हैं, उनको देते हैं, ताकि हम अपने रूटीन जो हमारे जो स्ट्रैटेजिक वर्क है उसको हम ज़्यादा कर पाएँ। इसमें एक सॉफ्टर फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन है, ये एक सॉफ्टर, इसमें कंप्लीट कंट्रोल मैनेजमेंट का नहीं होता। यू कैन से 80% कंट्रोल मैनेजमेंट का होता है एंड 20% कंट्रोल एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है, उनको एक पार्ट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो दिस इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर पर्सन की डेवलपमेंट उसके बेस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी तक होनी चाहिए। इसमें टेलर ने क्या कहा कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करो तो उनको साइंटिफिकली डिज़ाइंड प्रोसीजर्स के बेसिस पे हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना चाहिए। जो मेथड्स हैं सिलेक्शन के एम्प्लॉयज़ के वो साइंटिफिकली बेस्ड होने चाहिए। प्लस एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन मीट आउट करने चाहिए वो एम्प्लॉयज़, वो मेंटली, पर्सनली एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होनी चाहिए उन एम्प्लॉयज़ में जिसको वो रिक्रूट कर रहे हैं। एक क्वालिफिकेशन को वो एक बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो वर्कर्स जब उनको सेलेक्ट आप कर लेते हो तो उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। फिर जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गए हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा सकें ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट, एफर्ट्स करने चाहिए कि हर एम्प्लॉय जितना वो बेस्ट कर सकता है उसकी उस लेवल ऑफ एफिशिएंसी तक आप उससे काम करवा रहे हो। सो हर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होनी चाहिए टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर क्या बिलीव करते थे कि concern for efficiency could be built in right from the process of selection। जब आप सेलेक्ट करते हो तो ही आप साइंटिफिकली डिजाइन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करो। एक रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट ट्रेनिंग दो उनको, फिर उनको अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा सके एंड उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी ऑफ वर्क उनसे निकलवाओ। दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दिया। सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली 4 हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब जो पुराने ढर्रे हैं उनको छोड़ के साइंटिफिकली काम करो। हार्मनी, एक दूसरे के आइडियाज से एग्री हो। कन्फ्लिक्ट के साथ काम मत करो। देयर शुड बी कॉर्पोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो किया गया। देन लास्ट इज हर एम्प्लॉय की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक काम करवाना चाहिए, उसको डेवलप इस हिसाब से करो कि वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक काम करे। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय FW टेलर। टेक्निक का मतलब क्या होता है? वो प्रोसीजर्स जो आप एडॉप्ट करते हो किसी भी वर्क को कैरी आउट करने के लिए। सबसे पहली टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें 2 टर्म्स का मतलब समझते हैं। फर्स्ट इज फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल क्या होता है? ये वो एरिया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन कैरी आउट होती है। जिस एरिया में प्रोडक्शन कैरी आउट होती है उसको हम फ्लोर लेवल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फॉरमैन। फॉरमैन क्या होता है? वो पर्सन जो सुपरवाइज करता है दूसरों के वर्कर्स के वर्क को। पर्सन हु सुपरवाइजेस अदर वर्कर्स वर्क, उसको हम फॉरमैन कहते हैं। सो फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। वो फॉरमैन जो फंक्शंस को सुपरवाइज कर रहा है। इस टेक्निक में क्या होता है? जो एक वर्कर है ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फॉरमैन्स। ये 8 फॉरमैन्स हैं। इन 8 पर्सन से उसको ऑर्डर लेने हैं।
प्रोडक्शन के फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। क्या कौन वो 8 फॉर्मेट्स है? लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से क्या लेना है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता है? वो पर्सन जो इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करता है। जो भी वर्कर्स हैं, अब लेट अस सपोज मिक्स पार्ले जी के बिस्किट्स को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू मिक्स फ्लोर एंड अदर मटेरियल, तो किस प्रपोर्शन में आपको वो मिक्स करना है वो सब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिसाइड करके बताएगा। ही हैज़ टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। नेक्स्ट इज रूट क्लर्क। ये स्पेसिफाई करेगा रूट ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा रूट आप फॉलो करोगे प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को इकट्ठा करोगे, देन मिक्स करोगे, तो ये सारी चीज़ें रूट क्लर्क बताएगा। एक प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए मशीन्स का भी एक रूट होता है, वो रूट क्लर्क डिसाइड करता है। नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये टाइम शीट एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके बताएगा कि एक प्रोडक्ट की एक एक्टिविटी को करने के लिए क्या टाइम लगता है एंड कितनी कॉस्ट लगती है। जब आप बेक कर रहे हो उसको, तो इस बेकिंग प्रोसीजर को करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है एंड इसकी क्या कॉस्ट आती है, ये दिस विल बी टोल्ड बाय टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन। ये वाला फॉरमैन इंश्योर करेगा कि जो सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करी जा रही हैं ये सब सिंक्रोनाइज्ड हों एंड एक वर्कर्स के बीच में प्रॉपर डिसिप्लिन हो। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस विल इंश्योर कि जो भी एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है वो टाइमली कैरी आउट हो रही है। एग्जाम्पल, अगर आप बेकिंग कर रहे हो तो बेकिंग में जो टाइम लगता है, लेट अस टेक इट टेक्स 1 आवर, अप्रॉक्स 1 आवर, एक पूरे लॉट को निकलने में 1 आवर लगता है, तो ये इंश्योर करेगा कि इससे ज़्यादा टाइम ना लगे या इससे कम टाइम ना लगे, टाइमली एंड एक्यूरेटली एक टास्क कंप्लीट हो जाए। दिस विल बी इंश्योर्ड बाय द स्पीड बॉस। नेक्स्ट इज गैंग वॉच, कीपिंग मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। जैसे ही वर्कर्स अपने टाइम पे अपने प्लेस पे आते हैं तो उनके लिए जो भी मटेरियल है, जो भी मशीन्स है, वो रेडी टू यूज़ वाली पोजीशन में हो, सो दैट उनका टाइम वेस्ट ना हो। ये चीज़ कौन देखेगा? गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या देखेगा? टू कीप द मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस। ही विल सी कि जो मशीन्स है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में हो, वो चल रही हो। अगर कोई पार्ट खराब हो गया है या ऑब्सोल्यूट हो चुका है तो उसको वो रिपेयर करके ऑन प्लेस रखे। दिस विल बी सीन बाय द रिपेयर बॉस। लास्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या देखेगा कि ये बेसिकली एट लास्ट चेक करेगा कि जो क्वालिटी उसको चाहिए वर्क के लिए वो अकम्प्लिश्ड है। सो दीज आर द 8 पर्सन्स, 8 फॉरमैन्स जो कि जिनसे एक वर्कर ऑर्डर लेगा। सो अ वर्कर हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 foremen while performing the function of production. This is functional foremanship. This is also an extension of division of work. As you can see, ये जो वर्कर है, ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बनाता है, इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करता है। तो इसको इंस्ट्रक्शंस बना के एक स्पेशलाइजेशन इसने गेन कर ली है इंस्ट्रक्शंस बनाने में। सो देयर इज अ डिविजन ऑफ वर्क at shop floor level. So this technique is called as functional foremanship. Next technique is standardization and simplification of work. दो terms है, standardization and simplification. ये दोनों different terms है. Standardization means setting standards for every business activity. हर business activity के लिए एक benchmark, एक standards को set करना। अगर आप हर एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करोगे तो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो स्टैंडर्ड प्रोसेस को अडॉप्ट करके। अगर आप प्रोसेस ही आपका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, तो टाइमली भी कंप्लीट नहीं होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, कॉस्ट भी मैक्सिमाइज होगी, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स अराइज होंगे। सो स्टैंडर्डाइजेशन किस रिस्पेक्ट में होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो है उसके फिक्स्ड टाइप हों, अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप्स ना हो, एक प्रॉपर टाइप हो, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हों। स्टैंडर्ड्स आपको किस रिस्पेक्ट में सेट करने हैं? क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स के रिस्पेक्ट में भी आपको एक स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने चाहिए, और एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरचेंज और स्टैंडर्ड्स इस हिसाब से भी सेट करो कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरचेंजेबल हो। अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो दूसरी
मशीन का पार्ट उसमें लग सके। सो स्टैंडर्ड्स इस हिसाब से आपको सेट करने चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क सिंपल होना चाहिए। एलिमिनेट करो अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस को आप एलिमिनेट करो। इससे क्या होगा, अगर सिंप्लीफिकेशन होगा तो उससे इन्वेंट्री रिड्यूस होगी, आप फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हो इक्विपमेंट का, एंड आपकी टर्नओवर भी इंक्रीज होगी, आपकी लेबर कॉस्ट बचेगी, मशीन एंड टूल कॉस्ट बचेगी। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस टेक्निक में क्या करते हैं, टेलर ने बेसिकली डिफरेंशिएट किया एफिशिएंट वर्कर्स एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को। एफिशिएंट वर्कर्स जो अपनी लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम करते हैं, जो बेस्ट रिजल्ट्स निकालने में फोकस करते हैं। इनएफिशिएंट वर्कर्स जो लेजी होते हैं, जो काम ढंग से नहीं करते हैं, दे आर इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स के बेसिस पे हम हम हर एक्टिविटी को करने का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली में क्या वो स्टैंडर्ड्स मीट आउट हो रहे हैं, उस बेसिस पे एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स का क्राइटेरिया डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, इस टेक्निक में हमने एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स की वेजेस को डिफर किया। हमने क्या कहा कि हम 2 पीस वेज रेट्स रखेंगे। वन फॉर द पीपल जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट से। हमने सोचा था 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे मंथ में। जो 10,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे दे आर एफिशिएंट वर्कर्स, एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस करते हैं। स्टैंडर्ड था 10,000 यूनिट्स इन अ मंथ, उन्होंने प्रोड्यूस किया 8,000 यूनिट्स, सो दोज आर इनएफिशिएंट पीपल। इन दोनों के वेजेस में डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट वो इतना डिफरेंस हो कि जो इनएफिशिएंट पीपल हैं वो मोटिवेटेड हो जाएं और वो और भी अच्छा काम कर सके ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। सो दिस वाज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें हम दो पीस वेज रेट डिसाइड करते हैं, वन फॉर एफिशिएंट वर्कर्स एंड वन फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स। इनएफिशिएंट जो डिफरेंस है वो इतना है जिससे कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो मोटिवेट हो जाएं एंड वो बेटर परफॉर्म करें। सो दिस इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में बेसिकली हम 4 एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। क्या मेथड आप अडॉप्ट करते हो, कितना टाइम लगता है किसी भी काम को करने के लिए, कितनी टायर्डनेस होती है, एंड कौन सा पोस्चर आप अडॉप्ट करते हो। सो फर्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में आपको एक सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट आपकी क्वालिटी मैक्सिमाइज हो एंड कस्टमर सेटिस्फाई हो एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो। So you have to find the best way of doing a job so as to maximize quality and satisfaction and minimize the cost of production. टाइम स्टडी में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि एक वर्कर जो एक रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी को पोजेस करता है, उसको एक स्टैंडर्डली उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हम रिहर्सल्स के बेसिस पे रीडिंग्स लेते हैं एंड वो स्टैंडर्ड टाइम उस हिसाब से फिक्स किया जाता है। टाइम स्टडी में बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। हमें कितने लोगों को एम्प्लॉय करना है, हमें मंथ में इतनी 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, तो हमें कितने एम्प्लॉयज़ रखने चाहिए कि हमारी 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो जाए, क्या उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्या लेबर कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें टाइम स्टडी के अंडर कवर्ड है। जो भी टाइम स्टडी जब आप करते हो तो क्या मेथड आप अडॉप्ट करते हो, आप ये देखते हो कि किसी भी टास्क को करने की क्या फ्रीक्वेंसी है, वो बार बार अकर हो रहा है या फिर उसकी वॉल्यूम वाइज वो ज़्यादा अकर हो रहा है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूनिट्स बना रहे हो या फिर आप फ्रीक्वेंटली बना रहे हो। किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए उसका साइकिल टाइम क्या है। पार्ले जी के बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करना है तो एक पूरे लॉट को प्रोड्यूस करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, टाइम मेजरमेंट कॉस्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो टाइम स्टडी में ये सब कवर्ड है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बेसिकली वो टेक्निक्स आप स्टडी करते हो जैसे कि लिफ्टिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाना, बैठने की आपकी पोजीशंस एंड सो ऑन। अगर आप प्रोफेशनल हो तो अगर
आपकी बैठने की पोजीशन, आपकी सिटिंग पोजीशन अगर एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है, तो आप ज़्यादा वर्क कर पाओगे। अगर आपकी सिटिंग पोजीशन ही इनएक्यूरेट है तो आप वर्क को ढंग से नहीं कर पाओगे, आप लेजी फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, सो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं जनरेट कर पाओगे जितनी एक प्रॉपर पोजीशन के हिसाब से कर पाओगे। सो ऑन क्लोथ, जब आप बॉडी पोजीशंस, मोशंस को आप देखते हो तो बेसिकली 3 टाइप के मोशंस फाइंड आउट होते हैं। एक तो प्रोडक्टिव मोशंस जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, एक होते हैं जो अपने आप प्रोडक्टिव को करते करते इंसिडेंटली अकर हो जाते हैं, एंड कुछ मोशंस होते हैं जिनको हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं, जो अनईजीनेस की वजह से होते हैं। तो बेसिकली मोशन स्टडी में आपको क्या फोकस करना है कि जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं उनको आपको एलिमिनेट करना है किसी भी जॉब को कैरी आउट करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई वेस्टफुल एंड अननेसेसरी मोशंस, दैट मीन्स अनप्रोडक्टिव मोशंस, so as to determine the best way of doing a particular job. Last is fatigue study. Fatigue study के अंदर क्या है? Determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task. किसी भी काम को करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको उनको एक हॉल्ट देना है, आपको उनको एक ब्रेक देना है, या कितनी देर का देना है। अगर वर्क फिजिकल नेचर का है तो आपको फ्रीक्वेंटली आपको 10 मिनट्स का ब्रेक देना पड़ता है। अगर वर्क मेंटल एबिलिटी का है तो आपका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। सो डिटरमाइन आपको क्या करना है, कितने अमाउंट का, कितनी टाइम का होना चाहिए, हाफ एन आवर का, 1 आवर का, एंड फ्रीक्वेंसी हर 2 घंटे में या हर 4 आवर्स में, वो चीज़ आपको फटीग स्टडी के अंदर डिटरमाइन करनी है। यू ऑल नो वी ऑल आर ह्यूमंस, हम फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड फील करते हैं, तो अगर हमें रेस्ट इंटरवल्स मिलते रहेंगे तो वापस से हम अपने स्टेमिना को रीगेन कर सकते हैं एंड टास्क को उतनी ही एफिशिएंसी से कर सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया था। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फिटेगनेस का, आपकी टायर्डनेस की क्या कॉजेज हैं? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनसूटेबल वर्किंग कंडीशंस, आपके बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है, इस वजह से आप वर्क मेंटली नहीं कर पाते हो, बैड वर्किंग कंडीशंस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। सो दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमने कवर करी थी। So now we have covered all the theories covered under the classical theory. For the notes referred to in this video, you can check out the link provided in the description box below. For more videos, you can subscribe to my channel, stay tuned and press the bell icon for recent updates. Thank you.